Okay, everyone, welcome back to another episode of Grow Together podcast. I'm your host, Mudassir Rasa. The purpose of the show is to support each other to grow together. आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ना सिर्फ रोशन किया बल्कि खास तौर पे जो पाकिस्तान के टीचर्स हैं उनकी पॉजिटिव इमेज क्रिएट करी दुनिया भर के अंदर। अवार्ड मिला कैम्ब्रिज से मोस्ट डेडिकेटेड टीचर का 2019 में, और रिसेंटली उन्होंने को ऑथर एज अ को ऑथर वर्क किया है मैथमेटिक्स की बुक के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम दिया। अगेन आई हैव सीन योर नंबर मल्टीपल इंटरव्यूज डिफरेंट न्यूज चैनल, उसमें पढ़ाना भी, पेपर्स भी अभी खत्म हुए हैं, बारिशें भी चल रही थी, इन सबको बारिश खैर हुई तो नहीं, बट सब चीज़ों को मैनेज करना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। शायद साहब अगर हम स्टार्ट करें बचपन से ही, कि बंदा जब खुद आप स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे होते हैं, किस चैलेंजेस का सामना था, किस तरीके से आपने अपनी जर्नी एजुकेशन लाइफ को कंप्लीट किया? देखिए, चैलेंजेस का सामना तो हर किसी को होता है। पढ़ाई में बचपन में तो किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, बट विद टाइम चीजें आप रियलाइज करते हैं, आप मेच्योर हो जाते हैं, आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या चीज नीड है, क्या आपकी एबिलिटीज हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या इंक्लिनेशंस हैं। इसी तरह मेरे साथ भी सब कुछ हुआ। आई इवॉल्व एज अ स्टूडेंट। इनिशियली अच्छा स्टूडेंट था, फिर एक फेज आया कि मुझे पढ़ाई मुश्किल लगने लगी। क्रिकेट में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया, सोचा क्रिकेटर बनूंगा। वो आपको पता है ना, एक फेज था जब आप हर किसी को क्रिकेटर बनना था, मुझे भी जी। बनना था। तो फिर बाद में रियलाइज हुआ, और बाद में मेरी मोटिवेशनल स्पीचेस का ये हिस्सा भी रहा कि विलिंगनेस एंड एबिलिटी दोनों चीजें होंगी तो आप सक्सेसफुल होंगे। मैं क्रिकेटर बनने के लिए विलिंग तो था, एबिलिटी नहीं थी, तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। इवेंचुअली अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी, एबिलिटी थी लेकिन उसके बाद विलिंगनेस नहीं थी, तो वो भी इतना कोई सक्सेसफुल मुझे लगता है नहीं हो पाता। टीचिंग एक ऐसी चीज थी जिसमें विलिंगनेस भी थी और एबिलिटी भी थी, तो इट वाज द राइट स्ट्राइक, जिसको करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद दिस इज समथिंग फॉर मी। तो जब अर्ली पढ़ाई कर रहा था तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी थे। उसके लिए मैंने पढ़ाना शुरू किया था इनिशियली, एंड आई उसके गेस अलावा 13 ईयर्स और ऑफ एज थी आपकी जब मैं आपको समझा था कि जब आपने स्टार्ट किया पढ़ाना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने ईयर 2000 में स्टार्ट किया था माशाल्लाह। पढ़ाना, और जब मैं 13 साल का था। एंड उस वक्त नियत ये थी कि थोड़े पैसे जमा करूंगा और अपनी स्टडीज को फाइनेंस करता रहूंगा। उस वक्त ये नहीं सोचा था कि प्रोफेशनल टीचर बन जाऊंगा या टीचिंग में कम्प्लीटली इनग्रॉस हो जाऊंगा। बस वो वक्त के साथ साथ मेच्योरिटी आती गई, तो आई रियलाइज दैट दिस इज समथिंग दैट शुड बी डन। ग्रेट साया साहब। साया साहब, एक चीज़ और भी मैं सोच रहा था, जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं उसके बाद फिर प्रोफेशनल लाइफ का पार्ट बनते हैं, तो आप देख रहे होते हैं कि आप सुबह निकल रहे हो, वापस घर आ रहे हो, लाइट का इश्यूज है, पानी नहीं आ रहा, गैस के इश्यूज हैं, और आई गेस पिछले 20 सालों से हम फेस करते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे में फैमिली सपोर्ट किस हद तक आपके साथ रही कि आप इन सब चीज़ों को करने में कामयाब रहे? हर वक्त रिसोर्सेज का होना जरूरी नहीं है, आपका अपना रिसोर्सफुल होना बहुत जरूरी है। तो एट टाइम्स आप रियलाइज करते हैं कि है ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं है ना, प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ है, हम्म। सारे पाकिस्तानी के साथ हैं। तो इसको हिंड्रेंस नहीं बनाया जा सकता। अ, जहां तक फैमिली सपोर्ट का ताल्लुक है, फैमिली हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। जिसकी क्योंकि मेरे वर्किंग आवर्स भी बहुत ज्यादा हैं। जी। आई स्टार्ट एज अर्ली एज 7:30 AM, आई ग्रेट। एंड एट 10:30 PM। तो ऐसे में अगर फैमिली सपोर्ट ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इज वेरी काइंड कि अल्लाह ताला हैज गिवन मी अ सपोर्टिव फैमिली, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, मेरे लॉन्ग वर्किंग आवर्स को बर्दाश्त किया, और मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि मैं और मेहनत करूं और आगे बढ़ूं और कोशिश करूं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स बिकेम बेटर, चीजें अच्छी होती चली गई, और अल्लाह ताला ने करम, नजरे करम ज्यादा फरमाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चीजें अच्छी से अच्छी होती चली जा रही हैं। लेकिन जहां तक ये जो रुकावटों का सवाल है ना, हम्म। ये गैस ना होना, बिजली नहीं होना, पानी नहीं होना, देखिए ये ऐसी चीजें हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल है। यस। जब चीजें बियॉन्ड कंट्रोल हो ना, तो उन पे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जो चीजें मेरे कंट्रोल में है उस पे मैं क्या कर सकता हूँ, या इन प्रॉब्लम से ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है मैं जो ड्राइव कर सकता हूँ। तो मेरे पास पता होना चाहिए कि अगर मुझे जरूरत है बिजली की और जरूरत नहीं है, क्या मेरे पास टॉर्चेस इतनी अवेलेबल है कि मैं या। अपना काम कर सकूंगा, पढ़ाई कर सकूंगा। अगर मुझे इंटरनेट की जरूरत है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, क्या मेरे पास मोबाइल डेटा है कि मैं उस इंटरनेट की रिप्लेसमेंट में काम कर सकूंगा। अगर मेरे पास इस्त्री नहीं हो सकती, बिजली नहीं है, तो क्या मैंने पहले से जब बिजली थी उस वक्त एक्स्ट्रा कपड़े इस्त्री करके रखे हुए थे कि मुझे प्रॉब्लम ना होता।
तो मैंने कहा ना, रिसोर्सेज का होना हर वक्त जरूरी नहीं है, प्रॉपरली रिसोर्सफुल होना बहुत जरूरी है। हाँ, चीजों को कैसे मैनेज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ऐसा अगर हम प्रॉब्लम को डिस्कस करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का इज्तिमाई मसला है, सबसे मुश्किल मैथ लगती है। आई डोंट नो, खासतौर तो इसको जेंडर बेस भी किया जाता है कि शायद लड़कियों को ज्यादा मुश्किल लगती है, बट ओवरऑल जिस बच्चे से ये बात को उसको मुश्किल लग रही होती है। आप अगर हम स्कूल के टीचर की बात करें, मिसाल के तौर पे ए ओ लेवल्स की, तो कहता है कि मिडिल में पढ़ाया नहीं सही, या मिडिल के टीचर से बात करें तो कहता है प्राइमरी में, तो एक ब्लेम गेम का हिस्सा चल रहा होता है। आपने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि मैथ्स में लर्निंग में इशू क्या आ रहा देखिए, दो मसले हैं। पहला मसला तो ये ब्लेम गेम वाला है। मेजोरिटी लोग जो है ना, वो स्टूडेंट्स टीचर्स पे डाल देते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स पे डाल देते हैं, मिडिल टीचर्स प्राइमरी पे डाल देते हैं, प्राइमरी वाले सीनियर पे डाल देते हैं। तो ये सिलसिला प्रॉब्लम चलता ही रहता है। इशू ये है कि हमें जरूरी है मैथ में बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना। है? यस। बच्चे को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं देते, मैथ का डेली यूज समझाते नहीं हैं, मैथ रटवाने की कोशिश करते हैं, तो मैथ नहीं समझ में आएगी, मैथ में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। मैथ में इंटरेस्ट उसको डेवलप होगा जब बच्चे को पता होगा कि इसका हासिल क्या है, मुझे इसका फायदा क्या है, मैं इसको पढ़ के अप्लाई कहाँ कर सकता हूँ। उसका जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो सीखेगा भी बेहतर तरीके से। प्लस हमें इस बात को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और रियलाइज भी करना चाहिए दैट देयर इज नो वन साइज दैट फिट्स ऑल। यस। कुछ लोग मैथ में अच्छे हैं, कुछ लोग नहीं है। जो नहीं है, उनकी क्या फोर्टे है, उनकी क्या एबिलिटीज है, उसको आइडेंटिफाई करें। उनकी उस एबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एक्सप्लोर करें, उसको ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो इस बात को रियलाइज करे कि मैं मैथ के अलावा किसमें अच्छा हूँ, और जिनकी मैथ अच्छी है उसकी मैथ को और इम्प्रूव करवाया जाए। हम क्या करते हैं, मैथ में बच्चा वीक है, उसको मैथ का ट्यूटर दे दिया, वो यस। मजीद परेशान हो गया मैथ। यस। ऑन दी अदर हैंड, वो आर्ट्स में बहुत अच्छा था, यस। वो किसी और चीज में बहुत अच्छा था, इंस्टेड अगर उसको उस चीज की तरफ रागिब किया जाता, उसका ट्यूटर लगवाया जाता, तो वो उसमें इनहांस कर जाता, एक्सेल कर जाता। हमने उल्टा कर दिया, जो चीज पसंद नहीं थी वही मजीद की थी, तो वो इम्प्रूव नहीं कर सकता। इम्प्रूव करवाना है तो उसकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें, हम्म। वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें, पता करें कि उसको किस काम को करने में बहुत मजा आ रहा है, जिस चीज को करने में उसको बहुत मजा आ रहा है उस चीज की तरफ उसको रागिब करें, और उसको मैथ उतनी पढ़ाएं जितनी उसकी नीड है। यस। ऑन दी अदर हैंड, अगर उसको मैथ ही पसंद है तो मैथ उसको इतनी अच्छे लेवल की पढ़ाएं कि वो मैथ में और आगे बढ़ता चला जाए। ग्रेट। अच्छा साहिर साहब, एक चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। बीइंग एन अकाउंटिंग टीचर, हमारे यहाँ ये डिस्कशंस होती है फाइनेंशियल लिटरेसी के, बच्चों को एक अर्ली एज के ऊपर फाइनेंशियल लिटरेट किया जाए। बीइंग एन अकाउंटिंग टीचर, आप इसको कैसे देखते हैं कि किस तरीके से इसको इनकलकेट किया जा सकता है एजुकेशन के अंदर? देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना, वो कोर कंपोनेंट होना चाहिए एजुकेशन का। चाहे आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप होम मेकर हो, आपने बजटिंग करनी है, यस। आपने अपने फाइनेंसेस मीट करने हैं, आपने फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करनी है। आप अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, इंजीनियर है कोई, वो बिल्डिंग बना रहा है, तो उसमें पूरी बजटिंग यस। इन्वॉल्व है। अगर आप डॉक्टर हैं, आप अपना क्लिनिक खोल रहे हैं, उसमें पूरी यस। बजटिंग इन्वॉल्व है। आप होम मेकर हैं, आपको घर का कितना सामान चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कितने का चाहिए, किस जगह से चाहिए, फाइनेंशियल चीजें इन्वॉल्व है। आप म्यूजिशियन है, यस। उसमें भी आपको फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। तो फाइनेंस तो आपके कोर कोर्स में एम्बेड होनी चाहिए, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, फाइनेंस और मैथ गो हैंड इन हैंड। यस। आप कुछ भी कर लें, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस और मैथमेटिकल एक्यूमेंट दोनों साथ ही जुड़े हुए हैं। तो आप वंस अगेन आर्टिस्ट भी हैं, तो आपके जो पेंट ब्रश के स्ट्रोक्स होंगे ना, वो किस लेवल पे चलेंगे, उसमें भी मैथ इन्वॉल्व है। आप पोएट भी हैं, तो आपकी शायरी में कितना वजन होगा, यस। उसमें भी मैथ इन्वॉल्व है। आप कुछ भी कर लें, आपका मैथ और आपका फाइनेंशियल एक्यूमेंट वो आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला। ट्रू। क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपने अर्ली एज में इस चीज़ को देखा और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट बंदा फेस कर रहा होता है, तो अगर हम आज के टाइम पे सही डिसीजन लें और बच्चों को सही टाइम पे सही चीज़ों के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करें, तो अपनी लाइफ के अंदर बेटर डिसीजन ले सकते हैं। और इसके लिए डिफरेंट फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम्स हमारे जो रन हो रहे हैं, उसके अंदर बच्चे जब सीखेंगे तो एक बेटर लाइफ की तरफ जा सकेंगे। शायद साहब, एक चीज़ और भी मैंने नोट करी है कि जब आप टीचर स्पेशली आ जाते हो, तो अपनी एजुकेशन काफ़ी हद तक स्टॉप हो जाती है। लेट सपोज कोई बैचलर करके बैठा हुआ था, तो बैचलर के साथ ही अपनी पूरी जर्नी कंटिन्यू करता है टीचिंग लाइफ। कोई मास्टर्स करके आया था, तो मास्टर्स के बाद तो कंटिन्यू नहीं कर रहा होता। माशाल्लाह, आप पीएचडी कर रहे हैं, अभी 2025 में आई गेस वो कंप्लीट होगी। बट मोटिवेट्स यू, एंड इस टाइम सवाल मैं बाद में पूछूंगा आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं, बट यू आर डूइंग अ पीएचडी राइट नाउ, तो उसका एक्सपीरियंस बताएं थोड़ा सा मुझे।
देखिए, मैंने रियलाइज किया, एक तो देयर इज नो एंड टू लर्निंग। ट्रू। जापानीज एक टर्म यूज करते हैं, काइजन। यस। इसका मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। यस। मुझे बड़ी पसंद है वो टर्मिनोलॉजी। तो आप, इफ यू आर नॉट मूविंग अहेड, यू आर इवेंचुअली फॉलोइंग बिहाइंड। ट्रू। और आप जब पढ़ रहे हैं और आपका काम है पढ़ाना, तो पढ़ने और पढ़ाने में आपको रोज रोज कुछ नया सीखना जरूरी है। अच्छा, जब मुझे वर्ल्ड मोस्ट डेडिकेटेड टीचर का अवार्ड मिला, तो मैंने अपना मुहासबा किया। मैंने बोला कि अभी मिल तो गया, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। तो ऐसा क्या है जो मेरी टीचिंग में मिसिंग है? तो मैंने रियलाइज किया, मैं क्लास में बहुत सारी ऐसी चीजें करता हूँ जो मैं क्यों करता हूँ मुझे नहीं पता। I am doing it, या। but I don't know why I am doing it. It has become the pedagogy of my class, प्रैक्टिस। यस। the philosophy of my class, but I don't know the background of that philosophy हम्म। or the background of that pedagogy. So I realized मुझे education में कुछ तालीम मजीद हासिल करनी चाहिए, because although I am a teacher, I am not a true educationist at the moment. तो मैंने फैसला किया मैं एजुकेशन में पीएचडी करूंगा। और उसके बाद मैंने इससे इतना सीखा कि मुझे इस बात को रियलाइज हुआ कि why I do what I do. लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई लर्न। रिसर्च कैसे करनी है मुझे आइडिया ही नहीं था, तो रिसर्च करने की तमीज आ गई। अब जब रिसर्च करने का तरीका सीख लिया मैंने, तो आई कैन अप्लाई दैट रिसर्च करने का तरीका इन माय स्टडीज, इन माय टीचिंग, इन माय क्लासरूम कंट्रोल। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन टीचिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। या। हर बच्चा डिफरेंट है, देयर इज नो वन साइज दैट फिट्स ऑल। या। एवरी स्टूडेंट नीड्स अ डिफरेंट अटेंशन स्पैन। तो ये सारी चीजें सीखता है आदमी जब वो उसके बारे में पढ़ाई करता है। तो मुझे लगता है कि पीएचडी करना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन था। तो यस, होपफुली अल्लाह ने चाहा तो 25 26 तक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। होना चाहिए। एंड उसके बाद भी इरादा नहीं है रुकने का। इंशाल्लाह। पोस्ट डॉक्टरेट है और बहुत सारी चीजें हैं। इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटीज को और ग्रो करने की कोशिश करूंगा। ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, शायद सा लाइटर नोट सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि हमने देखा है कि यहाँ टीचर्स क्लास में टाइम पे नहीं पहुंच पाते। आप अपनी पूरी तमाम चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? क्लास, डिफरेंट कोचिंग्स, स्कूल्स, माशाल्लाह पीएचडी, बुक लिख रहे थे, उस पूरे प्रोसेस के अंदर मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था कि एक एक चैप्टर लिख रहे थे, कुछ डिस्कशन हो रही थी, चेंजिंग्स आ रही थी, इस तरह की पूरी जर्नी पता भी मतलब टाइम कैसे मैनेज कर रही है? लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। ठीक है, टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त मैनेज हो जाता है। मैं भी क्लास में लेट पहुंच सकता हूँ और हम्म। पहुंच जाता हूँ। लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उस क्लास को एक्सटेंड करके जो पूरा टाइम था वो पूरा करो। ठीक है, उसकी वजह से लोग नाराज भी होते हैं कि आपकी क्लासेस एक्सटेंड हो जाती हैं। लेकिन अब मसला ये है ना कि मैंने एक क्लास खत्म करी, उसके बच्चे निकले, फिर दूसरी क्लास स्टार्ट हुई, तो जो टाइम उसमें यस। वेस्ट होता है ना, हम्म। मुझे लगता है वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तो हम्म। अगर मेरी क्लास 1 घंटा 15 मिनट की है, तो अगर वो 15 मिनट आए हुए हैं तो 1 घंटा 15 मिनट मुझे तो पूरे करने हैं, जबरदस्त। चाहे वो किसी भी मीन से हो। तो आई एक्सटेंड द क्लास। तो टाइम मैनेज करना इज नॉट एन इजी टास्क, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट ऑलवेज देयर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इज काइंड टू मी दैट आई हैव सपोर्टिव फैमिली जो इस चीज को समझती है एंड मुझे इस चीज का पार्ट मिल जाता है। अदरवाइज यस, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। इसके लिए मैं लोगों को जो सजेस्ट करता हूँ, तो खुद भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। हमने बहुत सारे लोगों ने एक किताब पढ़ी होगी, हाईली 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इफेक्टिव पीपल। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। ये टाइम मैनेज करने के लिए आपके पास, या। आप अपनी जिंदगी को इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मैट्रिक्स में डाल दें। यस। दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अर्जेंट, वो सबसे पहले करें। यस। एंड थिंग्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट नीदर अर्जेंट, वो सबसे आखिर में करें। तो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है चीजों को, एंड प्रायोरिटाइज करते हैं तो चीजें मैनेज हो जाती है। दैट्स ग्रेट, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतनी सारी चीज़ों में एंगेज होते हो और फैमिली भी है और फिर कुछ चीज़ें ऑब्वियसली आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होती हैं, कुछ बैक स्क्रीन पे चल रही होती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद बहुत स्ट्रांग हो माशाल्लाह से, जैसे कि आप सब चीज़ों को कर रहे होते हैं। साया साहब, एक नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करना चाहूँगा मैं आपके साथ। जो नए टीचर्स आ रहे हैं, आपने बड़ा अच्छी वर्ड वर्ड यूज़ किया था, सेंटेंसेस डिफरेंट अपने इंटरव्यूज के अंदर, बाय पैशन, मतलब टीचिंग इज अ पैशन नॉट अ प्रोफेशन। तो जो नए टीचर्स आ रहे हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इस प्रोफेशन में को अपना पैशन बना सकते हैं और फिर इसमें एक्सेल कर सकते हैं? अच्छा देखिए, एक मजे की बात पता है क्या है? जब बच्चे से क्लास में जब वो छोटा होता है पूछा जाता है बड़े होके क्या बनोगे,
हार्डली कोई बच्चा होता है जो हाथ उठाता है कि मैं टीचर बनूंगा। ट्रू। बहुत कम ऐसे होते हैं। अ, जब बच्चा बड़ा होता है, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है डिफरेंट करियर हम्म। पाथवेज, उसमें से उनको एक पाथवे मिलता है टीचिंग का। अब देखें टीचर किस तरह, किस किस पहलू पे बन सकता है। देर आर टीचर्स बाय चांस, या। देर आर टीचर्स बाय सर्कमस्टांसेस, देर आर टीचर्स बाय चॉइस, and then there are teachers who have become teachers because they realize that teaching has become a lucrative profession in some teaching bodies. तो वो लोग जो टीचर्स बाय चांस है वो कौन है? जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उनको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिली, लेकिन उनको एक टीचिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो इवेंचुअली टीचर बन गए। दे आर टीचर्स बाय चांस। देन देर आर टीचर्स बाय सर्कमस्टांसेस। पढ़ाई लिखाई करी, अच्छी जॉब भी मिली, लेकिन उनको हालात ने जॉब करने का मौका नहीं दिया। जैसे कि मेजोरिटी केसेस में हमारे माशरे में फीमेल्स के साथ होता है, उनकी शादी हो गई, अब वो हार्डकोर कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं कर सकती, लेकिन वो टीचिंग कर सकती है। तो दे बिकेम टीचर बाय सर्कमस्टेंसेस। देन देयर वर किड्स जिन्होंने अपना ओ लेवल्स ए लेवल्स खत्म किया और उन्होंने देखा यार मेरा टीचर तो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जनरेट करता है और मैं टीचर से इतना मुतमईन भी हूँ, इंस्पायर्ड भी हूँ, मैं बस आगे पढ़ाई नहीं करता, मैं भी टीचर बन जाता हूँ। ये वो वाला टीचर है जो टीचर बना है बिकॉज ही फाउंड एन अपॉर्चुनिटी इन टीचिंग। एंड देन देयर आर टीचर्स बाय चॉइस। तो टीचर इसलिए बनते हैं कि ना हालात ने हमको मजबूर किया, ना कोई चांस था, ना उस इस प्रोफेशन में वो इसको अपॉर्चुनिटी समझ के आए। वो इसलिए आए बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट अ डिफरेंस, दे वांटेड टू मेक अ डिफरेंस, दे वांटेड टू बी रोल मॉडल्स, दे वांटेड टू बी चेंज एजेंट्स, दे वांट टू बी दोज पीपल जिसको देख के लोग इंस्पायर हो, जो लोगों की जहन साजी कर सके, जो लोगों की कैरेक्टर बिल्डिंग कर सके, जो इस काम को अंबिया का काम समझ के निभा सके, सुन्नत तरीके से इस काम को अमल दे सके। वो टीचर्स बाय चॉइस है। और उनके लिए पढ़ाना इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन। देयर क्लास डज नॉट एंड व्हेन द क्लास टाइमिंग एंड्स, देयर क्लास नेवर एंड्स। वो हर वक्त सिखा रहे होते हैं किसी ना किसी को, किसी ना किसी तर्ज पे। और उनका मेन एम लोगों को तरबियत करना हो, लोगों की तरबियत करना होता है। कोर्स खत्म करवाना, करिकुलम पूरा करना, सिलेबस पढ़ा देना इज वन पार्ट ऑफ टीचर जॉब। बच्चे की तालीम के साथ उसकी तरबियत करना, उसको सही गलत की तमीज सिखाना, उसके अंदर मॉरल एथिकल वैल्यूज डेवलप करना, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग करना इज द मेजर पार्ट ऑफ टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, which will only be done by a teacher who's a teacher by choice, यस। by a teacher who considers teaching to be a passionate job, जिसको पढ़ाने में मजा आता है। जो पढ़ाता इसलिए नहीं है कि उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड क्या मिलेंगे, बस वो पढ़ाता इसलिए है कि उसकी आगे एक पूरी नस्ल है जिसको उसको सुधारना है, जिसको उसको पेट्रियोटिक बनाना है, जिसको उसको रास्ता दिखाना है। अच्छा, आई गेस आपका जियो पे इंटरव्यू था जो मैं सुन रहा था, और उसमें भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था, करेक्टर बिल्डिंग वाला। इसका एक काउंटर आर्गुमेंट में देख रहा था कि टीचर्स जनरली होता क्या है हमारे पास कि वो जो सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, बजाय कि उस सब्जेक्ट को आकर डिलीवर करें, अगेन वो बाय चॉइस में तो फॉल नहीं करें कैटेगरी में, बट बाकी किसी की कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। वो पढ़ाई के अलावा बच्चे सारे हर बात कर रहे होते हैं। मतलब जिस जो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्लास में आके उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को डिलीवर करना, उसके अलावा वो एथिकल और बाकी चीज़ों में काम कर रहे होते हैं। इस पे एग्री और डिसएग्री हो सकता है कि किस हद तक सही है किस हद तक गलत है। बट बीइंग अ टीचर, जो करेक्टर बिल्डिंग वाला पर्सपेक्टिव है, किस तरीके से, क्योंकि हम देख रहे हैं डिफरेंट इश्यूज हमें सोसाइटी में नजर आ रहे हैं, शायद किसी के लिए सही हो, किसी के लिए गलत हो, किसी को शीशा पीना फैमिली में एक्सेप्टेंस हो, शायद आपके लिए ना हो। किसी के यहाँ एक चीज की शायद सिगरेट ले लें शायद अच्छी समझी जाती हो, किसी के शायद बुरी समझी जाती हो। किसी के यहाँ स्लैंग वर्ड यूज करना बड़ा कॉमन हो, किसी के शायद ना हो। और जिस एज ग्रुप का आप डील कर रहे होते हैं वो खासतौर पे एज ग्रुप भी ऐसा है जो कि एक ट्रांजिशन पीरियड आ रहा होता है, कि वो एक चीजों को देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, सही गलत की तमीज सीख रहे होते हैं। तो उस टाइम पे कितना चैलेंजिंग होता है कि उन बच्चों को डायरेक्शन देना या डायरेक्शन प्रोवाइड करना। देखिए चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर जनरली एक्सेप्टेड गुड प्रैक्टिसेस।
ठीक है, सच बोलना हर हम्म। माशरे में, हर मजहब में, हर एथनिसिटी में ट्रू। अच्छा समझा जाता है, और झूठ बोलना गलत समझा जाता है। ट्रू। किसी का ख्याल रखना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों के साथ शफकत करना, गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना, ये किसी भी माशरे में, किसी भी खानदान में, किसी भी जगह पे इसमें तफरीक हो ही नहीं सकती। ट्रू। तो हम कैरेक्टर बिल्डिंग कम से कम उस लेवल की तो करें जो जनरली एक्सेप्टेड गुड प्रैक्टिसेस है, यस। जिसके बारे में कहीं कोई तफरीक आ ही नहीं सकती। यस। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज आपने बोला कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो इन चीजों पे इतना फोकस करना शुरू कर देते हैं कि वो अपने करिकुलम को पूरा नहीं कर पाते, और अपना जो मेन काम है सिलेबस पूरा करना, उससे दूर हो जाते हैं। तो उसके लिए करनी चाहिए उनको लेसन प्लानिंग। या। लेसन प्लानिंग ऐसे करें कि करिकुलम के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग बिल्ड करें। ग्रेट। ठीक है, बीइंग अ मैथ टीचर, या। एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाना है, तो आपने बोला, और ये भी मैंने किसी टीचर से, एक उस्ताद से सीखी है, कि आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाना है, तो आप बोले यार 5 - 3 is 2। ऑन दी अदर हैंड आप ये भी तो बोल सकते हैं, अहमद हैज 5 biscuits, he shared या। 3 biscuits with Abdullah, ग्रेट। how many biscuits has is Ahmed left with? अब जबरदस्त। आपने क्या किया, आपने प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट भी सिखाया, हम्म। साथ में शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी सिखाया। यस। पूरा आप शेयर कर रहे हैं बिस्किट्स, तो उससे आपने कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ एक ग्रेट। स्टेप बनाया। तो इस तरह बहुत सारी चीजें बनती हैं। इस तरह आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी ये काम कर सकते हैं यस। कि आपने हम्म। कुछ कोई कोई ट्रांजैक्शन है, उसमें आप बता सकते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन है, आप इस ट्रांजैक्शन को छुपा सकते हैं, लेकिन एथिकल प्रैक्टिस क्या है, या। यस। आप यस। उसको डिस्क्लोज करें। तो यस। आपने फाइनेंस में रहते हुए एथिक्स सिखा दी। यस। तो हर सब्जेक्ट, क्योंकि मैं मैथ और अकाउंटिंग या। पढ़ाता हूँ, तो या। इसलिए मैंने यस। अपनी यस। दो एग्जाम्पल दी, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक उठाएं हम्म। और उसके अंदर कैरेक्टर डाल दें, उसके अंदर एथिक्स डाल दें, यस। मॉरल बिहेवियर डाल दें, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपकी तरबियती अमल भी होगी। ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है सर जो आपने दी, क्योंकि डिफरेंट टीचर्स इसी को सीखना भी चाह रहे होते हैं, करना भी चाह रहे होते हैं। और क्योंकि जब आप माशरे में निकलते हो डिफरेंट बुराइयां नजर आ रही होती हैं। बुराइयों से मतलब मिसाल के तौर पर अगर ट्रैफिक पे ही देख लें आप, तो वो बहुत सी चीज़ें जो कि हम क्लास के अंदर एक अच्छे तरीके से उनको सिखा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, जिसमें आपकी एडवाइस बहुत वैल्यूएबल है। बस लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच अगेन कि आपने इतना टाइम दिया। बच्चे जो भी ए लेवल्स करके निकल रहे हैं, ओ लेवल्स करके निकल रहे हैं, ये टाइम है जिसमें वो थोड़ा फ्रेश हो रहे हो, टाइम है, गैप है, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अ, जिंदगी भर उनके काम आए, या किस तरीके से वो आगे अपनी लाइफ में, कैरियर में ग्रो करें? देखिए, ये इसका जो मैं जवाब दूंगा ना, ये मेरे हर इंटरव्यू में बहुत कॉमन जवाब होता है। क्योंकि मजबूरन यही बातें जो मैं बता सकता हूँ, उसके अलावा कुछ बता नहीं सकता। पहली बात, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ट्रू। द हार्डर यू वर्क, द लकियर यू बिकम। यस। दूसरी जरूरी बात, अपनी गलतियों से सीखें। कोई इंसान कुल पैदा नहीं होता, सो हर ट्रू। बंदा सीखता है। सो टू मेक अ मिस्टेक इज नॉट अ सिन, नॉट टू लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक इज द ग्रेटेस्ट सिन। तीसरी जरूरी बात, आपका कंपटीशन कोई और नहीं है, आप अपना कंपटीशन। तो आप अपने आप से बेहतर होंगे तो आप सक्सेसफुल हैं, आप अपने आप से बेहतर नहीं होंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं है। चौथी बात, आपके जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी नहीं है। ग्रेट। देयर कैन बी अ विन विन या। सिचुएशन। आप दूसरों को लेके जीत सकते हैं। आप गोल कॉन्करेंट बिहेवियर बना सकते हैं कि आप अपना मकसद पूरा करेंगे, आप कामयाब होंगे, और आपका मकसद पूरा करने के लिए दूसरा अपना मकसद पूरा करेगा तो वो भी कामयाब होगा। यस। तो सब मिलके टूवर्ड्स कॉमन गोल मेहनत कर सकते हैं, जिससे पूरा माशरा डेवलप कर सकता है, जिससे पूरी कौम डेवलप कर सकती है, पूरा मुल्क तरक्की कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं। हम मफाद परस्त हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। अपनी अपनी चीजों में पड़ जाते हैं, जबकि हमें सोचना ये चाहिए कि हमारी जात से किसी को फायदा हो रहा है या नहीं। आर वी अ सोर्स ऑफ बेनिफिट फॉर पीपल अराउंड अस और नॉट? हमारा जवाब यस है, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा जवाब नो है, तो हमें जल्द से जल्द सोचना चाहिए हम ऐसा क्या करें कि हम सोर्स ऑफ बेनिफिट फॉर पीपल अराउंड अस बने, हमारी जिंदगी को कोई फायदा नहीं है। हम सब यहाँ पे किसी मकसद से भेजे गए। ट्रू। वो मकसद क्या है, उसकी तलाश खुद बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास तलाश खुद नहीं, तो हम पहचान नहीं सकते अपने आप को, लोगों को फायदा कर नहीं सकते। ये जरूरी चीज, जो काम करें अपने अंदर की आवाज को सुने, क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अच्छा काम करेंगे तो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो तुम्हें होगी।
बुरा काम करेंगे तो अंदर से गिल्टी फीलिंग आती होगी, खुद ही घबराहट महसूस हो रही होगी। सो एवरी टाइम वी डू समथिंग वी लिसन टू द इनर वॉइस। सेटिस्फाइड है वो काम बार बार करें, सेटिस्फाइड नहीं है तो वो काम नहीं करें दोबारा। थर्ड, द कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ब्रेन ट्रेन अपने पीक पे पहुंचा हुआ है, यस। हर जगह मुल्क छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे हैं। यस। छोड़ के चले जाएंगे तो इस मुल्क से कोई बाहर आके तो ठीक नहीं करके जाएगा सब। एग्जैक्टली। अगर हमने इस मुल्क को ठीक करना है तो हमने इस मुल्क में रह के इस मुल्क को ठीक करना है। मैं ये नहीं बोल रहा बाहर पढ़ने लिखने ना जाए, हम्म। मैं कह रहा हूँ जाए, कोई मसला नहीं, बाहर पढ़ने लिखने जाए, बाहर जाकर नौकरियां भी करें, कोई मसला नहीं। बट कम बैक टू द कंट्री, गिव दिस कंट्री व्हाट दिस कंट्री नीड्स। अगर आपके पास कोई सलाहियत है, कोई एबिलिटी है, कोई स्किल है जिससे आप किसी और मुल्क को फायदा पहुंचा रहे हैं और आपका अपना मुल्क उस चीज से महरूम है, यस। मेरा मानना तो यह है कि आपने अपने मुल्क से गद्दारी करी। सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट यू आर अ ट्रेडर टू द कंट्री इफ विद योर स्किल्स एंड एबिलिटीज अदर कंट्रीज आर बेनिफिटिंग एंड योर ओन कंट्री इज डिप्राइव्ड। तो अपने मुल्क को फायदा पहुंचाए अपनी स्किल से, अपनी सलाहियत से, अपनी एबिलिटी से। अगर आपकी स्किल सलाहियत एबिलिटी से आपका मुल्क फायदा नहीं उठाता तो आपको कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश करें अपने मुल्क वापस आए, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपने मुल्क के लिए खिदमत करें, बी पेट्रियोटिक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेंबर अल्लाह इन योर प्रॉस्पेरिटी एंड ही विल नेवर फॉरगेट यू इन योर एडवर्सिटी। अल्लाह ताला आपको दे के भी आजमा रहे होते हैं और आपसे लेके भी यस। आजमा रहे होते यस। यस। हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र भी सिखा रहे होते हैं और शुक्र भी सिखा रहे होते हैं। तो इफ यू हैव गॉट समथिंग बेटर देन व्हाट यू डिजर्व, बी ग्रेटफुल। इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड समथिंग दैट यू वर एक्सपेक्टिंग, बी पेशेंट। तो अल्लाह ताला आपके सब्र पे भी आपको अजर देगा और आपके शुक्र पे भी आपको अजर देगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर यूथ फॉलो करना शुरू कर दें, इंक्लूडिंग मी, अपने लिए भी है। यस। तो यस, कहते वी हैं ना, ऑल। कहने सुनने से यकीन पैदा होता है। तो दूसरों को तलकीन है, अपने आप को भी तलकीन है, कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। थैंक यू सो मच साहिल साहब। लास्ट के अंदर तो मैं खुद इन चीज़ों को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो मास्टर में देख रहे होते हो। खास पे जो आपने ब्रेन ड्रेन की बात करी कि अगेन हर दूसरा बंदा पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। बल्कि मैं लास्ट पॉडकास्ट में बात भी कर रहा था, मैं आपसे ऑफ एयर बात डिस्कस करूंगा, वो कुछ थी कंट्रोवर्शियल, फिर मैं आपको समझाऊंगा। बट अगेन थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और अगेन ये सारी वो बातें जिसपे बीइंग अ टीचर, मतलब जो जिस माइंडसेट को भी आपने समझा, ये टीचर्स का माइंडसेट अगर ऐसा होगा, अगर हमारे पाकिस्तान में ऐसे टीचर्स पढ़ेंगे तो अगेन यही चीज़ वो आगे ट्रांसफर करेंगे और एक ऐसा सोसाइटी बनेगी पाकिस्तान जिसका ख्वाब देखा गया था। थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत मजा आया आपसे बात करके। जजाकल्ला। जजाकल्ला सर। चलिए।